प्यारे बच्चों, हमने पिछली क्लास में ऑफलाइन वाली क्लास में महाभियोग के तक लगभग पढ़ा था। महाभियोग से पहले हमने राष्ट्रपति के बारे में अनुच्छेद 52 से लेकर अनुच्छेद 60 तक में पढ़ लिया था कि अनुच्छेद 52 में क्या है, 53 में क्या है, 54 में क्या है। तो वहाँ पर हमने अनुच्छेद 52 के अनुसार बताया था आपको कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 में बताया था कि संघ की जो कार्यपालिका संबंधी शक्तियाँ होंगी वे सभी की सभी राष्ट्रपति में निहित होंगी। तो वहाँ पर अनुच्छेद 52 से 60 तक में हमारा हो गया था। आज हम शुरू करते हैं उससे आगे अनुच्छेद 61 में। और अनुच्छेद 61 में है क्या? अनुच्छेद 61 में है महाभियोग, महाभियोग की प्रक्रिया। अनुच्छेद 61 में है महाभियोग की प्रक्रिया। और यहाँ पर हम देखते हैं महाभियोग क्या है, किस पर लगाया जाता है, कहाँ से लिया गया है, क्यों लगाया जाता है, इत्यादि चीज़ें। ये जो महाभियोग है ये किस देश के संविधान से लिया गया है? महाभियोग की प्रक्रिया ये लिया गया है यूएसए के संविधान से, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। महाभियोग संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। और ये जो महाभियोग है ये लगाया किस पर जाता है? ये लगाया जाता है राष्ट्रपति के ऊपर, राष्ट्रपति पर लगाया जाता है। और ये जो राष्ट्रपति पर लगाया जाता है ये क्यों लगाया जाता है? तो राष्ट्रपति पर महाभियोग के लगाने का जो कारण है, राष्ट्रपति पर महाभियोग के लगाने का जो कारण है वो कारण ये है कि हमारा जो राष्ट्रपति होता है ये अपने पद ग्रहण के समय जो शपथ लेता है, शपथ में लेता है कि वे हमारे संविधान की रक्षा करेंगे, संविधान की सुरक्षा करेंगे, संविधान के संरक्षक के रूप में जाना जाता है। लेकिन अगर भारत का राष्ट्रपति हमारे संविधान में दिए गए प्रावधानों के बाहर जाकर कोई काम करता है, संविधान का उल्लंघन करता है, संविधान में दिए गए प्रावधानों के अनुसार काम नहीं करता है, तो उसको उसके पद से हटाने के लिए या राष्ट्रपति को राष्ट्रपति के पद से हटाने के लिए जो प्रस्ताव लाया जाता है उस प्रस्ताव को हम कहते हैं महाभियोग प्रस्ताव। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि राष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए क्या लाया जाता है? महाभियोग लाया जाता है। और उसका कारण क्या है? कारण ये है कि यदि राष्ट्रपति संविधान का उल्लंघन, संविधान का उल्लंघन या अतिक्रमण करते हैं या संविधान में दिए गए प्रावधानों के अनुरूप संविधान में दिए गए प्रावधानों या कह सकते हैं कि जो अधिकार क्षेत्र प्रदान किए गए हैं से बाहर जाकर कार्य करते हैं तब इनको पद से हटाने के लिए, पद से हटाने के लिए
महाभियोग का प्रस्ताव लाया जाता है। महाभियोग प्रस्ताव लाया जाता है। प्रस्ताव लाया जाता है। बच्चों, अगर यहीं से आप समझेंगे तो यहीं से आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, जैसे कि महाभियोग का जो प्रस्ताव है या जो महाभियोग का प्रावधान है वो किस देश के संविधान से लिया गया है, तो कह सकते हैं कि संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ये जो महाभियोग का प्रस्ताव है या जो महाभियोग की प्रक्रिया है, ये लागू किस पर होती है? ये लागू होती है राष्ट्रपति पर। या लगाया किस पर जाता है? राष्ट्रपति पर लगाया जाता है। क्यों लगाया जाता है? तो लगाए जाने का कारण है कि अगर हमारा जो राष्ट्रपति है ये हमारे संविधान का उल्लंघन करता है या संविधान का अतिक्रमण करता है या संविधान में उसको काम करने के लिए जितनी सीमा दी गई है, जितने अधिकार दिए गए हैं, अगर उन अधिकारों से बाहर जाकर वो काम करता है, हमारे संविधान के दायरे से बाहर जाकर काम करता है, हमारे संविधान का उल्लंघन करता है, तो इस दशा में संविधान के उल्लंघन करने के कारण उसको उसके पद से हटाने के लिए एक प्रस्ताव लाया जाता है और इसी प्रस्ताव को कहा जाता है महाभियोग प्रस्ताव। समझ में आ गई होगी इतनी चीज़ें। और यहाँ से आगे चलते हैं, समझिएगा। ये जो महाभियोग का प्रस्ताव है पहले किस सदन में लाया जाता है? पहले किस सदन में लाया जाता है? पहले किस सदन में लाया जाता है? लाया जाता है। तो हम कह सकते हैं, ये जो हमारा क्वेश्चन है कि पहले किस सदन में लाया जाता है, तो आप कह सकते हैं कि ये जो महाभियोग का प्रस्ताव है पहले किसी भी सदन में लाया जा सकता है। पहले किसी भी सदन में लाया जा सकता है। पहले किसी भी सदन में लाया जा सकता है। और यहाँ पर सदन से आशय, यहाँ पर सदन से आशय हमारी राज्यसभा और हमारी लोकसभा से है। और इसे दोनों सदनों को हम संयुक्त रूप से क्या बोलते हैं? इन्हीं दोनों सदनों को हम संयुक्त रूप से बोलते हैं संसद। तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो महाभियोग का प्रस्ताव है यह संसद के किसी भी सदन में पहले लाया जा सकता है, या दूसरे शब्द में कहें तो महाभियोग का प्रस्ताव या तो पहले राज्यसभा में लाया जाता है या तो पहले लोकसभा में लाया जा सकता है। कहने का मतलब है कि दोनों सदनों में से पहले किसी भी सदन में लाया जा सकता है। अब यहाँ से आगे की चीज़ों को समझते हैं। ये जो महाभियोग का प्रस्ताव है, महाभियोग का प्रस्ताव, महाभियोग प्रस्ताव लाए जाने से 14 दिन पूर्व, लाए जाने से लाए जाने से 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को सूचित करना होता है। राष्ट्रपति को सूचित करना होता है कि हम आपके विरुद्ध महाभियोग का प्रस्ताव ला रहे हैं। सूचित करना होता है। महाभियोग प्रस्ताव लाए जाने से 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को सूचित करना होता है कि हम आपके विरुद्ध क्या ला रहे हैं? आपके विरुद्ध हम महाभियोग प्रस्ताव ला रहे हैं। अब यहाँ से चीज़ों को हम थोड़ा सा आगे समझते हैं। आप अगर इसको नोट डाउन करना चाहते हैं
तो आप वीडियो को रोक करके या स्क्रीनशॉट करके ले करके आप आसानी से इसको नोट कर सकते हैं। बाकी चीज़ों को मिटा कर हम आगे समझाते हैं, आगे समझिएगा। ये जो महाभियोग का प्रस्ताव है, हमने अभी आपको बताया कि महाभियोग का प्रस्ताव पहले किसी भी सदन में लाया जा सकता है। महाभियोग का प्रस्ताव पहले किसी भी सदन में लाया जा सकता है। तो यहाँ पर पहले किसी भी सदन में लाए जाने से आशय है, चीज़ों को हम एक साथ तुलनात्मक अध्ययन के रूप में देख लेते हैं, चीज़ों को समझिएगा। सपोज दैट ये जो महाभियोग का प्रस्ताव है पहले लाया गया लोकसभा में। महाभियोग का जो प्रस्ताव है, महाभियोग प्रस्ताव ये पहले लाया गया लोकसभा में। जिस सदन में पहले लाया जाता है महाभियोग प्रस्ताव, जिस सदन में पहले लाया जाता है जिस सदन में पहले लाया जाता है जिस सदन में पहले लाया जाता है उस सदन के 1/4 सदस्यों का महाभियोग प्रस्ताव पर हस्ताक्षर होना चाहिए। हस्ताक्षर होना चाहिए। सपोज दैट कि अगर महाभियोग का प्रस्ताव पहले लोकसभा में ला रहे हैं तो लोकसभा के जितने सदस्य होंगे उसके 1/4 सदस्यों का पहले हस्ताक्षर होगा और हस्ताक्षर होने के बाद महाभियोग प्रस्ताव लोकसभा में लाया जाएगा। अगर लोकसभा के 1/4 सदस्य हस्ताक्षर नहीं करते हैं या हस्ताक्षर नहीं होता है तो महाभियोग प्रस्ताव लोकसभा में पेश नहीं किया जा सकता है। और अगर 1/4 सदस्यों का हस्ताक्षर हो गया महाभियोग प्रस्ताव पर तो ये लोकसभा में पेश किया जाएगा। और पेश करने के बाद लोकसभा में पेश करने के बाद लोकसभा में पेश करने के बाद लोकसभा द्वारा 2/3 बहुमत, लोकसभा द्वारा 2/3 बहुमत से महाभियोग प्रस्ताव को पारित करना होता है। महाभियोग प्रस्ताव को पारित करना होता है। पारित करना होता है। अगर लोकसभा से महाभियोग प्रस्ताव पारित हो जाता है तब तो जाएगा दूसरे सदन में, और अगर पारित नहीं हो पाया, यहीं पर समाप्त हो गया, तो महाभियोग प्रस्ताव दूसरे सदन में नहीं जाएगा, यहीं पर यह समाप्त हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ से पारित हो जाएगा तो पारित होने के बाद जाएगा दूसरे सदन में। लोकसभा से पारित होने के बाद, लोकसभा से पारित होने के बाद महाभियोग प्रस्ताव राज्यसभा में जाता है या राज्यसभा में जाएगा। जब ये राज्यसभा में जाएगा तो राज्यसभा में एक प्रक्रिया होती है जिसको हम कहते हैं सुनवाई। यहाँ पर क्या होती है? सुनवाई होती है।
और जिस तरीके से सुनवाई न्यायपालिका में होती है, न्यायपालिका में जिस तरीके से सुनवाई होती है वहाँ पर जज होते हैं, न्यायाधीश होते हैं, दोनों पक्ष होते हैं, दोनों पक्षों के वकील होते हैं, अपनी अपनी बातें, अपनी दलीलें रखते हैं। ठीक उसी तरीके से सुनवाई होती है दूसरे सदन। यहाँ पर दूसरा सदन चाहे राज्यसभा भी हो सकता है, चाहे लोकसभा भी हो सकता है। जो सुनवाई होती है इसी सुनवाई को हम कहते हैं अर्ध न्यायिक प्रक्रिया। इस सुनवाई को हम कहते हैं अर्ध न्यायिक प्रक्रिया। और जब सुनवाई पूरी हो जाती है, सुनवाई पूरी हो जाती है तो सुनवाई पूरी होने के बाद राज्यसभा भी महाभियोग प्रस्ताव को, राज्यसभा भी महाभियोग प्रस्ताव को यदि 2/3 बहुमत से पारित करती है, 2/3 बहुमत से पारित करती है, तब महाभियोग राष्ट्रपति पर सिद्ध माना जाता है, सिद्ध माना जाता है। और इसे दिन से राष्ट्रपति का पद रिक्त माना जाता है, राष्ट्रपति का पद रिक्त माना जाता है। और जब राष्ट्रपति का पद रिक्त माना जाता है या रिक्त हो जाता है तो उस कंडीशन में क्या होता है, भारत के उपराष्ट्रपति को बनाया जाता है भारत का कार्यवाहक राष्ट्रपति। तो जब भारत के राष्ट्रपति का पद खाली हो जाता है तो भारत का उपराष्ट्रपति क्या बन जाता है, भारत का उपराष्ट्रपति बनता है कार्यवाहक राष्ट्रपति। आगे जब हम उपराष्ट्रपति पढ़ेंगे तो वहाँ पर चीज़ें हम डिटेल में पढ़ेंगे उपराष्ट्रपति के बारे में। यहाँ पर आप इस चीज़ को एक बार पुनः समझिएगा, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आते हैं तो बहुत अच्छे तरीके से आते हैं और समझने में थोड़ी सी समस्या होती है। सपोज दैट राष्ट्रपति ने हमारे संविधान का उल्लंघन किया, हमारे संविधान का अतिक्रमण किया, संविधान के दायरे से बाहर जाकर काम किया, अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर काम किया, तो माना जाता है कि राष्ट्रपति ने संविधान का क्या किया, उल्लंघन या अतिक्रमण किया। उस कंडीशन में राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने के लिए एक प्रस्ताव लाया जाता है और इस प्रस्ताव को कहा जाता है महाभियोग प्रस्ताव। और ये जो प्रस्ताव होता है पहले किसी भी सदन में लाया जा सकता है। महाभियोग संबंधी जो प्रस्ताव होता है पहले किसी भी सदन में लाया जा सकता है। जिस सदन में पहले लाया जाता है, जिस भी सदन में पहले लाया जाता है, यहाँ पर हमने चीज़ को लिखा है कि जिस सदन में पहले महाभियोग का प्रस्ताव लाया जाएगा उस सदन के कम से कम 1/4 सदस्यों का महाभियोग प्रस्ताव पर क्या होना चाहिए, महाभियोग प्रस्ताव पर हस्ताक्षर होना चाहिए। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बिना हस्ताक्षर के महाभियोग प्रस्ताव नहीं ला सकते हैं। और लाने से 14 दिन पूर्व, और महाभियोग प्रस्ताव लाने से 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को सूचित करना होता है कि हम आपके विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव ला रहे हैं। और ये जो महाभियोग प्रस्ताव लाया जाता है ये संसद के किसी भी सदन में पहले लाया जा सकता है। ऐसा नहीं कि जैसे धन विधेयक का प्रावधान किया गया है तो उस कहा गया है कि धन विधेयक पहले लोकसभा में ही लाया जाएगा, राज्यसभा में नहीं लाया जा सकता। लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। यहाँ पर दोनों सदनों को स्वतंत्रता प्राप्त है कि पहले किसी भी सदन में महाभियोग प्रस्ताव को हम ला सकते हैं। सपोज दैट
कि अगर महाभियोग प्रस्ताव पहले लोकसभा में लाया गया, अगर महाभियोग प्रस्ताव पहले लोकसभा में लाया गया तो लोकसभा के 1/4 सदस्यों का उस पर हस्ताक्षर होगा। हस्ताक्षर होने के बाद लोकसभा में पेश किया जाएगा। पेश करने के बाद इस पर जब मतदान होगा तो इसको 2/3 बहुमत से पारित करना होता है। जिस भी सदन में पहले लाया जाएगा उस सदन के 2/3 सदस्यों के द्वारा इसको पारित करना होता है। अब यहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि हमने लोकसभा लिखा है तो लोकसभा ही हो, यहाँ पर राज्यसभा भी हो सकता है। सपोज दैट अगर लोकसभा से पारित होता है तो राज्यसभा में जाएगा, और राज्यसभा से पारित होता है तो यहीं पर हम लिख देते हैं लोकसभा। यहाँ पर पहले सदन में जब पेश किया जाता है, पारित हो जाता है, तो दूसरे सदन में जाता है, और दूसरे सदन में पहले होती है सुनवाई, और इस सुनवाई में राष्ट्रपति अपने पक्ष को अपने वकीलों के माध्यम से रख सकता है या स्वयं उपस्थित होकर अपनी बातों को रख सकता है। और इस सुनवाई की प्रक्रिया को हम कहते हैं अर्ध न्यायिक प्रक्रिया। और अर्ध न्यायिक प्रक्रिया जब पूरी होती है तो उसके बाद पुनः दूसरे सदन में, और यहाँ पर दूसरे सदन में कोई भी सदन हो सकता है, चाहे लोकसभा चाहे राज्यसभा, दूसरे सदन में भी 2/3 बहुमत से इसको पारित करना होता है। अगर पारित हो जाता है तो माना जाता है कि राष्ट्रपति ने हमारे संविधान का उल्लंघन किया है, इस पर महाभियोग सिद्ध माना जाता है, और सिद्ध होने के बाद उसी दिन से राष्ट्रपति को अपना पद छोड़ना होता है, और अगर नहीं पारित हुआ तो राष्ट्रपति अपने पद पर बने रहेंगे। अगर यहाँ से नहीं पारित हुआ तो महाभियोग का प्रस्ताव यहीं पर समाप्त हो जाता है, और जब राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है तो उस कंडीशन में भारत के उपराष्ट्रपति अपना कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में पदभार ग्रहण करते हैं। चीज़ें समझ में आई होंगी। इस वीडियो को आप रोक करके स्क्रीनशॉट ले करके जैसे भी हो चीज़ों को आसानी से नोट कर सकते हैं। और यहाँ से जब हम आगे चलेंगे तो यहाँ से आगे हमको पढ़ना होता है राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में। राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो यहाँ पर हमको राष्ट्रपति की 2 शक्तियाँ पढ़नी होती हैं। एक होती है सामान्यकालीन शक्तियाँ और एक होती है आपातकालीन शक्तियाँ। तो यहीं पर हम देखते हैं राष्ट्रपति की सामान्यकालीन शक्तियाँ और राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ। जैसे जब देश में सभी कामकाज सामान्य तरीके से सुचारू रूप से चल रहे होते हैं, कोई आपातकाल जैसी स्थिति नहीं होती है, कोई इमरजेंसी नहीं होते हैं, तो उस कंडीशन में राष्ट्रपति जब अपना काम करते हैं, जिन शक्तियों का प्रयोग करते हैं, उसको हम कहते हैं राष्ट्रपति की सामान्यकालीन शक्तियाँ। और जब राष्ट्र के ऊपर कोई संकट होता है, कोई विपत्ति आती है, कोई आपदा आती है, तो उसको हम बोलते हैं, उस समय जब राष्ट्रपति शक्तियों का प्रयोग करता है तो हम कहते हैं आपातकालीन शक्तियाँ। तो यहाँ पर हम देखते हैं राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में। राष्ट्रपति की शक्तियाँ, राष्ट्रपति की शक्तियाँ। और ये जो राष्ट्रपति की शक्तियाँ हैं, इसको हम कितने भाग में बांट कर पढ़ेंगे? इसको हम 2 भाग में बांट कर पढ़ेंगे, जिसमें से हमारा पहला भाग है सामान्यकालीन शक्तियाँ। सामान्यकालीन शक्तियाँ, सामान्यकालीन शक्तियाँ। और जो हमारा दूसरा पोर्शन है, इसको हम कहते हैं राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ। सामान्यकालीन शक्तियाँ और राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ।
सामान्यकालीन शक्तियाँ और आपातकालीन शक्तियों में इसको हम विस्तृत अध्ययन करेंगे कि सामान्यकालीन शक्तियाँ और आपातकालीन शक्तियों के अंतर्गत आते कौन कौन सी शक्तियाँ हैं।